दोस्तों, बिहार में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा हुआ रोते जा रहा था। उसके साथ उसकी दो नौजवान बहनें भी थीं। वो भी उसके साथ बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि आज उस लड़के ने अपनी सभी खेतीबाड़ी की ज़मीन किसी और को बेच दी थी और इसी बात को उसे गहरा सदमा लग रहा था। वो अपने अंगूठे पर लगे उस स्याही के निशान को देख रहा था। उसे देखकर लगता था कि मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तहसील के अंदर बैठे बैठे उन तीनों को सुबह से शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, जब उन तीनों रोते हुए भाई बहनों पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो उन्हें अपने पास बुलाती है और उनके मामले को गंभीरता से समझने का प्रयास करती है। उसके बाद वो उनसे कहती है, ऐसा करो, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, तहसील के बाहर सड़क पर उनकी फिर से उस महिला अधिकारी से मुलाकात होती है और उसके बाद मैडम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने घर की तरफ ले जाती है। किसने ली थी उन नौजवानों की ज़मीन जिसकी वजह से वो रो रहा था, और उस महिला अधिकारी ने क्या किया उन लोगों के साथ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं हूं दिलीप यादव। इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला लगता है बक्सर। बक्सर जिले के एक गांव में एक लड़का रहता है। लड़के का नाम होता है सुरेश और उसकी दो बहनें हैं। तीनों लोग खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। 2024 के मार्च का महीना था। एक दिन सुबह सुबह एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके घर के सामने आकर रुकती है और उनमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं। फिर सुरेश को बाहर बुलाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती उसे उठा लेते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं और फिर तहसील की तरफ गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तहसील जाते हैं और वकील के पास पहुंचते हैं। वहां पहले से ही सुरेश की 4 बीघा ज़मीन के कागजात तैयार रखे थे। बस उसके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगना बाकी रह गया था। दोस्तों, वो दस्तखत भी कर देता है और अपने अंगूठे का निशान भी लगा देता है। उसके बाद वकील आगे पीछे पीछे सुरेश और उनके पीछे दबंग लोग रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाते हैं तो ऑफिस के अंदर एक तेज तर्रार महिला अधिकारी बैठी होती है जिसका नाम नेहा शर्मा है। दोस्तों, कहानी में अधिकारी का नाम गोपनीय रखने के लिए बदल दिया गया है। दरअसल नेहा शर्मा, जो कि एक तेज तर्रार स्वभाव की महिला अधिकारी है, उसकी उम्र 28 से 30 साल के आसपास की है। उसके टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी। अब जब उनका नंबर आता है तो सुरेश को अकेले ही अंदर बुलाया जाता है। नेहा सुरेश की तरफ देखती है और पूछती है, बताइए क्या हालचाल है सुरेश जी, आप अपनी ज़मीन क्यों बेच रहे हैं? तो सुरेश कहता है कि मैडम बहुत दिक्कत है, कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो नेहा शर्मा उससे कहती है, ज़रा मुझे भी तो बताइए क्या परेशानियां हैं। तो सुरेश कहता है कि मैडम सैकड़ों परेशानियां हैं, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैडम कहती हैं, क्या ये ज़मीन बेच देने के बाद तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी? क्या तुम्हें इस ज़मीन के सारे पैसे मिल चुके हैं? तो सुरेश कहता है कि हाँ मैडम, मुझे मेरी ज़मीन का पैसा मिल गया है, एक भी पैसा उधार नहीं रखा गया है। फिर वो उसके चेहरे को गौर से देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैडम उसे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछती हैं, क्या बात है, क्या हुआ है? दोस्तों, वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। 2-4 आंसू उसकी आंखों से टपक कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद कहता है कि मैडम कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरी आंख भर आई। तो फिर मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर चलो। उसके बाद ज़मीन खरीदने वालों का नाम बुलाया जाता है। दोस्तों, वो 4-5 लोग ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे। मैडम के बुलावे पर उनमें से 2 व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और तुरंत उन्हें पहचान जाती हैं, क्योंकि वो अक्सर महीने 2 महीने में किसी न किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आ ही जाते हैं। पिछले 6 महीने में उनकी ये 10वीं या 11वीं रजिस्ट्री थी। अब मैडम उनके सामने आती हैं तो उन्हें पहचान जाती हैं। मैडम बोलती हैं, सर कैसे हैं और कितनी ज़मीन आप अपने नाम करा रहे हैं? तो वो बोलते हैं, मैडम सिर्फ 4 ही बीघा ज़मीन उस सुरेश के पास है, वही वो बेचना चाहता है, वही 4 ले रहे हैं और इससे ज़्यादा उसके पास कुछ भी है नहीं। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और फिर कहती हैं, क्या आप लोगों ने उन्हें ज़मीन का सभी पैसा दे दिया है? तो वो लोग कह देते हैं, हाँ मैडम, हमने सभी पैसे उसे चुका दिया है। फिर वो कहती है, कुछ पैसे उधार या बकाया तो नहीं रहा? कैसे कैसे आपने पैसे उन्हें दिया है, ज़रा मुझे तो बताइए।
तो वो लोग कहते हैं कि मैडम अगर कायदे से देखा जाए तो अभी हमारा ही उसके ऊपर बहुत सारा पैसा निकल रहा है, उल्टा हमारा ही पैसा उस पर उधार है। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए। फिर वो अपना सिग्नेचर करती हैं और उस फाइल को आगे बढ़ा देती हैं। जो उनके सहकर्मी बैठे होते हैं, टाइपराइटर लोग, फाइल को जो टाइप करने के लिए भिजवा देती हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्री पक्की हो जाती है, बैनामा उसके नाम आ जाता है, तो वो सभी लोग वहीं जश्न मनाने लगते हैं। तहसील के बाहर आते हैं और मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हैं और उसके बाद कुछ देर हल्ला मचाने के बाद अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर जो सुरेश होता है वो कार्यालय से बाहर आता है और तहसील के अंदर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंसू बहाने लगता है, सिसक सिसक कर रोने लगता है। वो सोच रहा था कि उसका तो अब सब कुछ लुट चुका है, अब सब खत्म हो गया है, अब वो अपने घर जाए तो कैसे जाए। जिन्होंने ज़मीन अपने नाम कराई थी वो गांव में पहुंचते हैं तो खूब शोर शराबा मचाने लगते हैं। सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि आज उन्होंने सुरेश की ज़मीन को अपने नाम करा लिया है। जो सुरेश की दो बहनें थी वो भी देख रही थी कि ये लोग तो आ गए हैं लेकिन हमारा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है। अब उन दोनों की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि उनका भाई 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। उनकी बहनों को पता चल जाता है कि ये हमारे भाई को ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो वो दोनों भी भाई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे गाड़ी में ले गए और वो दोनों वहीं रह गई। अब उन्हें अपने भाई की टेंशन ज़्यादा होने लगती है तो वो गांव से बाहर जाती हैं और एक टेम्पो या रिक्शा पकड़कर तहसील पहुंच जाती हैं। सुरेश पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वो पहले बैठा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। ये दोनों अपने भाई को देखती हैं और उसके पास जाकर उसे भैया कहकर पुकारती हैं। तो सुरेश अपनी बहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो दोनों भी उसके पास बैठ जाती हैं, उसे दिलासा देती हैं, चुप कराती हैं, लेकिन उसकी ये हालत देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी फबक फबक कर रोने लगती हैं। दोस्तों, शाम तो हो ही चुकी थी। अब तहसील में ज़्यादा कुछ लोग नहीं बचे थे। जो थोड़े बहुत व्यक्ति थे उन्हें रोता हुआ देख रहे थे। उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम लोग, ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वो दोनों बहनें बातचीत करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं है, बस हमारी कुछ ज़मीन बिक चुकी है, उसी का हमें दुख है, इसीलिए रोना आ रहा है। अब उनकी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं और कहते हुए कि ऐसा तो यहाँ पर रोज़ होता ही रहता है। अब उसकी बहनें कहती हैं कि भैया घर चलो, शाम ढल रही है। लेकिन सुरेश घर जाने का नाम ही नहीं लेता है। वहीं बैठे बैठे कुछ समय और बीत जाता है और तहसील भी अब बंद हो जाती है। तब जो मैडम, रजिस्ट्रार मैडम होती हैं नेहा शर्मा, वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही थी। वो ज़िले में ही रहा करती हैं और ज़िला तहसील के करीब 101 किलोमीटर दूर था। तो वहीं पर अपने घर जा रही थी, तभी उनकी नज़र सुरेश पर पड़ जाती है। रेड कलर की उसने टी शर्ट पहन रखी थी। वो दूर से ही सुरेश को पहचान लेती हैं। अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ज़रा गाड़ी को साइड में रोको। ड्राइवर गाड़ी को एक तरफ रोक देता है। मैडम ड्राइवर से कहती हैं वो जो लड़का वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसको यहाँ बुला कर ले आओ। दोस्तों, ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है कि मैडम आपको बुला रही हैं। दोस्तों, अपने भाई के पीछे पीछे उसकी दोनों बहनें भी मैडम के पास पहुंच जाती हैं। तो मैडम उससे पूछती हैं क्या बात है सुरेश, तुम ज़मीन बेचने के बाद अब भी रो रहे हो, क्या हुआ है, क्या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती या बेईमानी हुई है। तो वो लड़कियां बोल पड़ती हैं कि भाई से जो ज़मीन लिखवाई गई है वो ज़बरदस्ती डरा धमका कर लिखवाई गई है। तो वो मैडम कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर आकर मिलो, मैं बाहर ही रुकती हूँ। दोस्तों, मैडम ने ड्राइवर से कह दिया कि गाड़ी को तहसील के बाहर आधा किलोमीटर दूर ले जाकर रोक देना। ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद ये तीनों भी पैदल चलते चलते 10 मिनट में गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फिर मैडम खिड़की खोलकर कहती हैं तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों, सुरेश ड्राइवर के बराबर में और उसकी दोनों बहनें पीछे मैडम के बराबर में बैठ जाती हैं। उसके बाद मैडम उन्हें अपने घर, अपने आवास पर ले जाती हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें हॉल में बिठा दिया जाता है। मैडम अपने रूम में चली जाती हैं और कुछ देर के बाद फ्रेश होकर कपड़े बदल कर मैडम बाहर आती हैं और उसी हॉल में उनके साथ बैठती हैं। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाता है। फिर मैडम उन्हें चाय नाश्ता कराती हैं और ख़ुद भी उनके साथ ही चाय नाश्ता करती हैं। फिर इतने में मैडम उनसे पूछती हैं
हाँ, तो अब बताओ क्या मामला हुआ है, शुरू से आखिरी तक मुझे एक एक बात बेझिझक बताओ। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुरेश कुछ बोल नहीं पाता है। उसकी एक बहन बोलती है, मैडम जो ज़मीन उन्होंने लिखवाई है हमसे, वो इस तरह से लिखवाई है कि वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने उनसे किसी ज़माने में पैसे लिए थे। कहते हैं कि 10 साल पहले पैसे दिए थे। अब तो पापा को मरे हुए भी 3 साल हो चुके हैं। उनके मरने के बाद ये हमारे भाई को डराने धमकाने लगे और पैसे मांगने लगे। बोलते हैं कि अभी दे दोगे तो फिर ज़मीन से ही कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारा घर भी इसमें चला जाएगा, और अगर और भी ज़्यादा देर लगाई तो हम तेरी बहनों को भी यानी हमें उल्टी सीधी बात बोलने लगते हैं। इतना कहकर वो लड़कियां भी रोने लगती हैं। मैडम कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी ने उनसे कितने पैसे लिए थे। तो सुरेश कहता है कि मैडम हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि 10 साल पहले 2 लाख रुपया लिया था, 8% ब्याज की दर पर। ब्याज जोड़कर यही 20 लाख रुपए बता रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली है। मुझे भी मजबूरन उन्हें ये ज़मीन देनी पड़ी। तो मैडम कहती हैं, तुमने ज़मीन के बदले जब उन्हें नाम की थी तो क्या बाद में पैसे भी लिया था? तो कहता है, नहीं मैडम, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। कहते हैं कि जितना पैसा हमारा तेरे ऊपर है उससे आधी कीमत की तेरी ये ज़मीन नहीं है। पैसा तो क्या ही देते, वो मुझे अपनी बहनों की चिंता थी तो मैंने ये ज़मीन उनके नाम कर दी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही इनका सहारा हूँ। हम 3 ही लोग हैं, और वैसे भी इन लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनकी जो मर्जी होती है वो वही करते हैं। पूरे गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उन्हें कोई रोक टोक सके, उनके आड़े आ सके। जिसकी भी ज़मीन पसंद आ जाती है उस ज़मीन को अपने नाम करा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से हासिल कर ही लेते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार मैडम है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग शांत हो जाओ। वो उन्हें गाड़ी में बैठाती हैं और अपने आवास से थोड़ी दूर एसडीएम अधिकारी के आवास पर ले जाती हैं। एसडीएम भी एक महिला अधिकारी होती है, नेहा शर्मा उनसे मिलती है और बातचीत करती है। ये तीनों भाई बहन मैडम के साथ होते हैं। तो नेहा मैडम एसडीएम अधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहती हैं, देखिए मैडम, इस तरह से ये हाल हो चुका है, अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है। इनकी ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से हड़प ली गई हैं। इनकी ज़मीन को भी उन्हीं दबंगों ने लिखवाया है। दोस्तों, उस तहसील में जब से इस नेहा शर्मा की पोस्टिंग हुई थी तब से 6 महीने में उस आदमी की ये 11वीं रजिस्ट्री थी। इससे पहले भी उसने इसी तरीके से कई लोगों की ज़मीन अपने नाम करा रखी थी। तकरीबन 450 बीघे ज़मीन वो हड़प चुका था। इसमें वो 4-5 लोग पार्टनर थे और इसी तरीके से अपने अपने इलाके में लोगों की ज़मीनें हड़प लेते थे। लेकिन इस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया, मगर जब से नेहा शर्मा आई थी उन्होंने इस बात पर गौर किया और अपने से बड़े अधिकारी से भी उनकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम चाहती थी कि ये ज़मीन जो खाता है, हड़पता है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से महिला अधिकारी वहां पर एसडीएम बनी थी और उसकी पोस्टिंग हुई थी तो नेहा मैडम उससे बताती हैं, एसडीएम मैडम भी कहती है कि ठीक है, हाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है, अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। तो एसडीएम अधिकारी ने इस नेहा से मैडम से कहा था कि कोई भी इनके खिलाफ सबूत मिलता है, कोई भी ठोस या पक्का सबूत मिलेगा तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इन्हें तुरंत सलाखों के पीछे कर सकूं और इन सब के ऊपर कार्रवाई भी की जा सके। जब ज़मीन लिखवाते समय वो दोनों आदमी घमंड के साथ मैडम से बातचीत कर रहे थे और मैडम ने भी सुरेश को रोते हुए देखा था, तो तभी मैडम को शक हो गया था कि हो ना हो इस मामले में कोई बड़ी हेराफेरी है। उन्होंने सुरेश का नंबर भी अपनी डायरी में नोट कर लिया था कि रात को फुर्सत से उन्हें इस बारे में बात करेगी। लेकिन जब उन्होंने उसे तहसील में पेड़ के नीचे रोता हुआ देखा तो उसे अपने पास बुला लिया और एसडीएम मैडम के पास लेकर आ गई। अब जब एसडीएम मैडम ने ये हेराफेरी की कहानी सुनी तो मैडम कहती हैं कि अगर ये लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं तो फ़ौरन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। धमकियां देने का, ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पने का और गैर कानूनी तरीके से पैसा ब्याज पर चलाने का। लेकिन मैडम की ये बात सुनकर सुरेश डर जाता है। वो बोलता है कि मैडम हमें कुछ नहीं करना है, मेरी ज़मीन मुझसे छीन ली गई है और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा चिंता है। अगर इन्हें वो लोग कुछ भी नुकसान पहुँचाएंगे तो मैं क्या ही कर पाऊँगा। तो एसडीएम मैडम कहती हैं, अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं, तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं है, बल्कि ये समझो कि ये हमारी भी बहनें हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इन दोनों को यहीं पर छोड़ दो।
शहर में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सिलाई कढ़ाई की भी चल रही है। मैं इनको ट्रेनिंग पर भेज सकती हूँ, यहीं रहने दो, बंदोबस्त करा देती हूँ। वैसे ये काम क्या करती हैं और कितना पढ़ी लिखी हैं? तो सुरेश कहता है ये दोनों कक्षा 10 तक पढ़ी हुई हैं। फिर एसडीएम साहिबा और रजिस्ट्रार मैडम कहती हैं कि तुम किसी भी बात की जरा भी चिंता मत करो, मैं इनको यहीं दाखिला करवा दूंगी। तभी वो किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करती हैं। वो कहता है कि मैडम कल ही दाखिला हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल इस काम को करा दूंगा। अब वो दोनों सुरेश को समझाती हैं। सुरेश बहुत डरा हुआ है, उसे दिलासा देती हैं, उसका हौसला बढ़ाती हैं। किसी तरीके से वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ इतना ही एसडीएम साहिबा के लिए काफ़ी था। इसके बाद वो पास के ही एक पुलिस स्टेशन में कॉल करके सूचना देती हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन इस मामले की तह तक जाओ और जांच करो। दोस्तों, पुलिस अगले दिन जाती है और उन चारों के घरों में पहुंच जाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो वो लोग रौब जमाने लगते हैं, पुलिस को ही धमकियां देने लगते हैं। पुलिस को बस यही चाहिए था कि किसी तरीके से ये लोग हमें धमकियां दें और फिर हम इन पर बढ़िया से कार्रवाई शुरू कर दें। इसके बाद पुलिस अपनी टीम बुलाकर उन्हें उठवा लेती है। पुलिस को धमकाने के आरोप में, सूदखोरी के आरोप में और भी कई मामलों में रिपोर्ट लिखकर पहले तो उन्हें जेल में बंद करती है और फिर बाद में जांच शुरू कर देती है। उनके जेल में पहुंचते ही सैकड़ों लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद और भी कई लोग पुलिस स्टेशन आते हैं जो उनके सताए हुए थे। वो अपनी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराते हैं। दोस्तों, ये मार्च 2024 की बात है। पुलिस उनसे कहती है कि वो रजिस्टर दिखाओ, वो डायरी दिखाओ जिसमें तुमने लिखा था कि तुमने इनके पिता को 2 लाख रुपए उधार दिए थे। इनके पिता ने कहीं तो अंगूठा लगाया होगा, वो सबूत दिखाओ हमें, जिसमें हमें तुम्हारी इस बात का यकीन हो सके। दोस्तों, वो लोग कोई भी सबूत नहीं दिखा पाते हैं। उनका तो यही काम था कि जिसकी भी ज़मीन उन्हें चाहिए होती थी, उसके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य उनसे पैसे लिए ही होता था। उनकी यही कहानी थी। इस तरह से बहुत से भूमाफिया आज भी इस देश में हैं, हर एक राज्य में हैं। उन्हीं के जैसा वो एक छोटा सा भूमाफिया था। अब इसके बाद उनकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। जो सुरेश की बहनें थीं, अब वे 6 महीने का कोर्स करने के बाद उसी शहर में एक कंपनी में काम पर लग जाती हैं और अपनी ज़िंदगी सेट कर लेती हैं। जिस तरीके से ये रजिस्ट्री हुई थी, डरा धमका कर उसके खिलाफ मुकदमा ही चल रहा था। उम्मीद है कि कोर्ट जल्दी ही सुरेश के हक में अपना फैसला सुना देगी। तो दोस्तों, कैसी रही पीसीएस अधिकारी और एसडीएम अधिकारी की मिसाल, जिन्होंने सुरेश को इंसाफ दिलाया और उसकी बहनों की भी जिंदगियां संवार दी। आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।